आपने हर्षद मेहता का नाम तो सुना होगा। वही स्कैम 1992, 5000 करोड़, एक कैरिज्मेटिक ब्रोकर, ड्रामेटिक राइज, ड्रामेटिक फॉल, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जहाँ पर जो कोलैप्स था वो हर्षद मेहता स्कैम से 20 गुना ज्यादा था। The SFIO has alleged that the conduct of the company's management, its directors and statutory auditors amounts to fraud under company law and criminal conspiracy under the Indian Penal Code। और हैरत की बात तो ये है कि आज तक इस पर कोई नेटफ्लिक्स शो नहीं बना, बस एक क्वाइट कोलैप्स और बिलियंस ऑफ रुपीस एक आम इन्वेस्टर के हाथों से चुपचाप निकल गए। और आप जानते हैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इस फ्रॉड के वक्त तीनों रेटिंग एजेंसीज ने इस कंपनी को AAA रेटिंग दे रखी थी। AAA मतलब ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है। और फिर एक दिन सब कुछ ढह गया। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कैसे एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अजम्पशंस पर चल रहा था और जब ट्रस्ट टूटा तो सिस्टम हिल गया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े कोलैप्सेस में से एक IL&FS के बारे में। IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। साल 1987, इंडिया में अब तक लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था। बैंक सरकारी है, प्राइवेट कैपिटल आने से डरता है, लेकिन इंडिया को चाहिए रोड्स, ब्रिजेस, पोर्ट्स और पावर प्लांट्स। तो सरकार ने एक सोल्यूशन निकाला। 3 सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को साथ लाया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और सबने मिलकर एक नई एंटिटी बनाई जो कि ना पूरा बैंक था ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, कुछ बीच का। नाम रखा गया IL&FS। आइडिया सिंपल था, मार्केट से पैसा उधार लेना है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, फिर टोल लगाकर, फीस लेकर और रेवेन्यू से पैसा वापस चुका देना है। और सरकार का ये प्लान काम भी कर गया। बाय 2018 IL&FS डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक थी दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट से, नेशनल हाईवेज, पोर्ट्स, वाटर सिस्टम्स, पावर प्रोजेक्ट्स, ई-गवर्नेंस सिस्टम से। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये था एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम। और शेयर होल्डर्स इसके कौन थे? LIC, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब इनडायरेक्टली पब्लिक का ही पैसा था। मतलब कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा और बैंक डिपॉजिट्स यहाँ पर यूज किए गए। और यही वजह थी कि मार्केट को लगता था कि IL&FS कभी फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन थे? गवर्नमेंट लिंक इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंस में इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट गवर्नमेंट गारंटी। मार्केट ने अज्यूम कर लिया था कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई भी तो सरकार मैनेज कर लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही गारंटी इवेंचुअली पॉइजन बन गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं वो ट्रस्ट पर चलते हैं, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम्स वो चलते हैं स्पीड, प्रिसीजन और एग्जीक्यूशन पर। और मार्केट में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वो ये कि कभी कभी प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस एनालिसिस में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में होता है, स्पेशली जब वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हो। और इसीलिए सीरियस ट्रेडर्स इंक्रीजिंगली उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जो ट्रेडिंग को फ्लैशी नहीं बल्कि और एफिशिएंट बना रहे हैं। सही का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये पूरा एक्सपीरियंस एग्जीक्यूशन फर्स्ट अप्रोच पर डिजाइन किया गया है। सिंपल, फास्ट और पावरफुल। जैसे इंस्टेंट इन हाउस चार्ट लोडिंग, एक ही स्क्रीन पर ड्यूअल चार्ट्स, इंडेक्स भी, कॉल पुट भी या 2 अलग टाइम फ्रेम्स। एनालाइज एंड एग्जीक्यूट विदाउट कॉन्स्टेंटली स्विचिंग स्क्रीन्स। ट्रेड फ्रॉम चार्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। विजुअल ट्रेडिंग, क्लीनर, फास्टर, मोर कंट्रोल्ड। और वोलेटाइल मार्केट के लिए कस्टमाइजेबल ऑटो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। साथ में आपको मिलते हैं स्मार्ट इंडिकेटर्स, की लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल्स और वन स्टॉप लिमिट एंट्री जो अननेसेसरी स्लिपेज अवॉइड करने में हेल्प करता है। और प्राइसिंग भी काफी अग्रेसिव है। फर्स्ट 30 डेज 0 ब्रोकरेज, उसके बाद 10 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हो तो एक बार प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस देखना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। सही की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। धीरे धीरे एक डेंजरस चीज बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ रही थी और किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था, और वो था अजम्पशन बेस्ड ट्रस्ट। इनफैक्ट 2018 तक IL&FS सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो बन चुकी थी 347 सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल्स का एक पूरा जंगल। 347, हर एंटिटी में अलग लोन्स, अलग डायरेक्टर्स, अलग अकाउंटिंग, अलग लाइबिलिटीज और सबसे इंपॉर्टेंट अलग रेगुलेटर्स भी। कोई भी एक रेगुलेटर पूरे ग्रुप के रिस्क को नहीं समझ पा रहा था। RBI कुछ एंटिटीज को देख रहा था, सेबी कुछ और को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ और। इंग्लिश में एक फ्रेज है, द एलिफेंट इन द रूम, लेकिन यहाँ पर कोई भी वो पूरा एलिफेंट नहीं देख पा रहा था। और इसी वजह से जब यहाँ पर रिस्क बहुत तेजी से बढ़ते चला गया, कोई भी उसे देख ही नहीं पाया। लेकिन यहाँ पर एक और हिडन प्रॉब्लम थी। ऑफिशियली IL&FS एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जरूर थी, लेकिन रियलिटी में एक शैडो बैंक बन चुकी थी। बैंक जैसे बोरो करती है, बैंक जैसे लेंड करती है, यानी कि काम तो बैंक का लेकिन बैंक की तरह रेगुलेटेड नहीं। हर शैडो बैंकिंग का सबसे बड़ा डेंजर होता है ट्रस्ट पर डिपेंडेंसी।
जब तक मार्केट ट्रस्ट करता है सिस्टम स्मूथली चलता है, जिस दिन ये ट्रस्ट टूट जाता है लिक्विडिटी डिसअपियर हो जाती है। और ये जो पूरा एम्पायर बना था, इसका जो चीफ आर्किटेक्ट था ये एक बहुत ही स्मार्ट आदमी था, नाम रवि पार्थसारथी। IIM अहमदाबाद अलुमनाई और फॉर्मर सिटी बैंकर। 1989 में आइलैंड एफएस इन्होंने ज्वाइन किया था, कंपनी बनने के सिर्फ 2 साल बाद। आगे चलकर MD बने, फिर चेयरमैन और फिर 29 साल तक इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल रहा, पूरे 29 साल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक टर्म होता है जिसका नाम है इंट्रेंचमेंट। जब एक इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे एक इंसान के अराउंड शेप होने लगता है, इंस्टीट्यूशन सर्वाइव नहीं करता, पर्सनैलिटी सर्वाइव करती है। रेप्यूटेड मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि मिंट इस शख्स को कुछ इस तरह से डिफाइन करते थे: हाईली इंटेलिजेंट, पॉलिटिकली कनेक्टेड, एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड स्किल्ड एट नेटवर्किंग विद ब्यूरोक्रेट्स एंड फाइनेंशियर्स। और आयरनी देखिए कि जिस साल आइलैंड एफएस का क्रैश हुआ, उस साल रवि पार्थसारथी का कंपेंसेशन था 14.2 करोड़ रुपीस 2018 में। प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, डेट यानी कर्जा एक्सप्लोड हो रहा था, कैश फ्लोज बहुत वीक थे और बोर्ड ने 14.2 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ये क्राइसिस तो 2018 में हुआ, लेकिन ये जेल में गए 2021 में, 3 साल बाद। और आपको बता दूं कि किसी भी फाइनेंशियल क्राइम में 3 साल बहुत होते हैं। 3 साल में एविडेंस बदल जाते हैं, अकाउंट सेटल हो जाते हैं, नैरेटिव्स रीराइट हो जाते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था। मान लीजिए आप एक घर ले रहे हो और आपको 20 साल के लिए लोन चाहिए, लेकिन बैंक 20 साल का लोन नहीं देता, तो आप क्या करते हो, 2 साल के लिए लोन लेते हो और उसे बार बार रिन्यू करते रहते हो। अब इसी बीच आप क्या अज्यूम करते हो कि हर 2 साल बाद रिन्यू करने के बाद पैसा मिलता रहेगा और इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ेंगे और ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। एग्जैक्टली यही चीज आइलैंड एफएस ने की, लेकिन नेशनल लेवल पर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को 10, 15, 20 साल लगते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। कोई भी हाईवे पहले ही दिन टोल लगाकर पैसा नहीं कमाता। और अगर पावर प्लांट की बात करूं तो पावर प्लांट बनने के बाद भी कैश फ्लो स्टेबल होने में सालों लग जाते हैं। अब यहाँ पर आइलैंड एफएस एक बहुत बड़ी गलती कर रही थी, और गलती ये थी कि आइलैंड एफएस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही थी शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, यानी कमर्शियल पेपर जहां पर आप 90 डेज के लिए पैसा उधार ले सकते हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स 6 मंथ्स के लिए ले सकते हो, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स 1 साल के लिए ले सकते हो। ऐसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के ये लोग पैसा उधार ले रहे थे और उससे क्या बना रहे थे, 5 साल के एसेट्स, 10 साल के एसेट्स, जहां पर पैसा 5-10 साल बाद आएगा। अब ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी, क्योंकि हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो अपना लोन रिन्यू कर रहे थे। लेकिन 2018 में क्या हुआ, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, ऑयल काफी महंगा हुआ, रुपी काफी गिरा था, प्रेशर में आ गया, लिक्विडिटी टाइट होने लगी। तो ऐसे में जब आइलैंड एफएस अपना शॉर्ट टर्म डेट रिन्यू करने गई, मार्केट ने मना कर दिया। अब फिर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जून 2018 आइलैंड एफएस पहली बार डिफॉल्ट करता है 450 करोड़ रुपए का लोन, जो उन्होंने कमर्शियल पेपर से लिया था, लेकिन कोई भी इसे ऑब्जर्व तक नहीं करता। फिर 2 महीने बाद यानी अगस्त 2018 और ज्यादा डिफॉल्ट्स होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स, इंटर कॉर्पोरेट लोन, फिर भी कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं। और इसी तरह आइलैंड एफएस कई सारे छोटे छोटे लोन्स डिफॉल्ट करने लगी। फिर एक दिन यानी 21 सितंबर 2018 शुक्रवार का दिन था, डीएसपी म्यूचुअल फंड ने रूटीन पोर्टफोलियो डिसीजन में डीएचएफएल के कमर्शियल पेपर्स को सेकेंडरी मार्केट में सेल कर दिया, वो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर। अब जब ये चीज मार्केट में आई तो लोगों को पता चला कि एनबीएफसी मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो कोई म्यूचुअल फंड डिस्काउंट पर कमर्शियल पेपर बेचेगा। जैसे ही न्यूज मार्केट में घूमने लगी, सेंसेक्स एक सेशन में 1500 पॉइंट्स गिर गया, डीएचएफएल गिरा, इंडिया बुल्स गिरा, एडलवाइज गिरा, सारी एनबीएफसीज गिरी। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोगों ने फटाफट रिडेम्पशन मारे कि हमारा पैसा में वापस चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड्स को बॉन्ड्स बेचने पड़े, बॉन्ड्स की प्राइसेस गिरने लगी और एक तरह से एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखने मिला। कोइंसिडेंटली इसी दिन आइलैंड एफएस के जो एमडी थे रमेश बाबा, उन्होंने भी क्वाइटली रिजाइन कर दिया। इन्हें फायर नहीं किया गया, अरेस्ट भी नहीं किया गया, इन्होंने चुपचाप कंपनी छोड़ दी। इस बात को अब याद रखना, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ पर मार्केट में फिर जो रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने आइलैंड एफएस को AAA रेटिंग दी थी, उन पर बात होने लगी। अब उसके बाद जब ये बहुत सारे लोन्स इनके छोटे मोटे डिफॉल्ट होने लगे, मार्केट को पता चल गया कि आइलैंड एफएस में गड़बड़ हुई है। उसके बाद शुरू हो गई इंक्वायरी और पता चला कि आइलैंड एफएस गिर चुका है। लेकिन आइलैंड एफएस गिरते गिरते अकेला नहीं गिरा, इसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। जैसे आइलैंड एफएस की न्यूज मार्केट में आ गई, आइलैंड एफएस के पैनिक के बाद इन्वेस्टर्स ने डीएचएफएल से पैसा निकालना शुरू किया। फिर 2019 में डीएचएफएल कोलैप्स हो गया। कौन मरा? लैक्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स, रिटायरीज। इसके बाद अनिल अंबानी ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनीज एक एक करके इंसॉल्वेंट हो गई। यस बैंक जो पहले ही प्रॉब्लम में था, लेकिन ये जो कंपनीज गिरती चली गई, उनमें यस बैंक का अच्छा खासा एक्सपोजर था। 2020 में वो भी दिक्कत में आ गया। यानी गलती यहाँ पर बड़ी क्लियर थी कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। आपको लॉन्ग टर्म लोन्स लगेंगे, लेकिन कंपनी उसे फंड कर रही थी शॉर्ट टर्म लोन से, 6 महीने के, 1 साल के। जब तक ये रिन्यू हो रहे थे लोन्स, तब तक ठीक था। रिन्यू होने बंद हो गए, पैसा आना बंद हुआ। सरकारी प्रोजेक्ट आपको पता ही है, 5 साल का प्लान है तो 10 साल 15 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में बिना कैश फ्लो के आप नहीं चल सकते। 2018 में जैसे ही कैश फ्लो रुक गया,
काम खत्म। अब इस पूरे एपिसोड में एक चीज बड़ी शॉकिंग थी जो एक्चुअल में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं थी। 3 कंपनीज जिनकी जिम्मेदारी थी शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना। उनका एक ही काम था, आइलैंड एफएस की बुक्स को चेक करना, उनका रिस्क समझना और आपको बताना कि इस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है या नहीं। वो 3 कंपनीज थी, ICRA, केयर रेटिंग्स और इंडिया रेटिंग्स, यानी इंडिया की जानी मानी 3 रेटिंग कंपनीज। और इन्होंने आइलैंड एफएस को दिया था AAA रेटिंग। AAA मतलब पेंशन फंड्स के लिए सेफ, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के लिए सेफ, मतलब आपके म्यूचुअल फंड के लिए सेफ। अब सुनिए आप केयरफुली। आइलैंड एफएस का एक सब्सिडरी आइलैंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स जून 2018 में डिफॉल्ट कर गया था और रेटिंग एजेंसीज ने इस डिफॉल्ट के बावजूद भी उसे कितना रेट किया? AAA। और जब आइलैंड एफएस गिरा तो उसके बाद इन्होंने इसे री रेटिंग दी AAA से सीधा जंग मतलब खत्म कहानी। इंडियन क्रेडिट मार्केट्स में ये कुछ 2008 जैसी सिचुएशन थी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए सरकार ने ग्रांट थॉर्टन को ऑडिट के लिए भेजा। रिपोर्ट जो आया वो काफी शॉकिंग था। रेटिंग एजेंसीज ऑफिशियल्स को गिफ्ट मिल रहे थे। कैसे गिफ्ट? रियल मैड्रिड फुटबॉल मैच के टिकट्स स्पेन में, एक लग्जरी विला पर भारी डिस्काउंट, फिटबिट की वॉच और शर्ट्स। छोटी चीजें, सिंबॉलिक चीजें जो कहती है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। और एक और चीज, आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज यानी आइलैंड एफएस की जो लेंडिंग आर्म थी, केयर रेटिंग्स में इक्विटी स्टेक होल्ड करती थी। मतलब जो कंपनी इसे रेट कर रही है उस रेटिंग करने वाली कंपनी में ही आइलैंड एफएस की इनडायरेक्टली होल्डिंग थी। सेबी ने अपने ऑर्डर में बाद में क्लियरली लिखा कि इनकी फेल्यूर्स ने इन्वेस्टर्स का क्रेडिट रेटिंग पर से विश्वास हिला दिया है। और पेनल्टीज तीनों एजेंसीज पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए, 91,000 करोड़ का क्राइसिस, 1 करोड़ की पेनल्टी। आप खुद जज कीजिए। रेटिंग एजेंसीज के बाद एक और नाम आता है डेलॉयट, बिग 4 ग्लोबल अकाउंटिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड। 10 साल तक यानी एक पूरा डिकेड डेलॉयट ने आइलैंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑडिट किया। 10 सालों में आरबीआई ने पेनल्टी कंसर्न्स फ्लैग किए थे, कर्जे बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहे थे, कैश फ्लो काफी वीक चल रही थी। और डेलॉयट की ऑडिट रिपोर्ट्स क्या बता रही थी? सब कुछ क्लीन है। एक विसल ब्लोअर ने तो 2018 में डेलॉयट पर आरोप लगाया कि डेलॉयट ने ये पूरा स्कैम करने में आइलैंड एफएस की मदद की है। सरकार ने डेलॉयट पर 5 साल का ऑडिट बैन मांग लिया। कोर्ट्स ने पहले इंटरिम रिलीफ दिया, बाद में केस चला गया एनसीएलटी और हाई कोर्ट्स में, और अभी तक कोई मेजर कन्विक्शन नहीं। जब भी कोई स्कैम करता है तो जनरली बस एक आदमी का नाम आता है, जैसे कि हर्षद मेहता का, नीरव मोदी का। लेकिन आइलैंड एफएस कुछ अलग बताता है कि इंस्टीट्यूशंस भी फ्रॉड हो सकते हैं। रेटिंग एजेंसीज, ऑडिटर्स, बोर्ड, शेयर होल्डर्स, हर कोई आग बंद करता रहा। फिर 1 अक्टूबर 2018 को सरकार ने कुछ ऐसा किया जो शायद ही उन्होंने पहले कभी किया था। वो सीधे कंपनी के बोर्ड में चले गए, पूरे बोर्ड को हटा दिया और नया बोर्ड लाया गया, जिसे लीड किया मिस्टर उदय कोटक ने, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी। बहुत सारे लोग आज भी ये कहते हैं कि ये इंडिया का लेहमन ब्रदर्स मूवमेंट था। कई बार शेयर होल्डर सोचते हैं कि कुछ कंपनीज आर टू बिग टू फेल। इसे इकोनॉमिक्स में मोरल हैजार्ड कहते हैं, लेकिन आइलैंड एफएस का ये केस बताता है कि कई बार टू बिग भी फेल हो सकता है और साथ साथ वो सबको लेके डूबता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। जो उदय कोटक को लीड करने बोला था सरकार ने, उन्होंने फिर क्या किया? तो उन्होंने एसेट्स बेचे, सब्सिडरीज को वाइंड अप किया, मल्टीपल कोर्ट्स में बैटल लड़ी और लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अराउंड 48,000 करोड़ से ज्यादा रिकवर हो चुका है। टोटल रिजोल्यूशन टारगेट है 61,000 करोड़ रुपीस का। देखा जाए तो ये एक तरह से प्रोग्रेस लगती है, लेकिन जो ओरिजिनल कर्जा था वो 91,000 करोड़ का था। और रवि पार्थसारथी 2018 से 2021 तक 3 साल फ्री रहे। 2021 में चेन्नई के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने उन्हें अरेस्ट किया। मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि 3 साल में एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अकाउंट सेटल हो सकते हैं, यादें धुंधली हो सकती है। इस क्राइसिस से आरबीआई के लिए भी काफी कुछ लर्निंग्स थी। उन्होंने कुछ नए रूल्स लाए, जैसे कि 4 ईयर एनबीएफसी फ्रेमवर्क बनाई, लिक्विडिटी कवरेज रेशो इन्होंने लाया, और आरबीआई, सेबी और एमसीए के बीच एक डेटा शेयरिंग अग्रीमेंट हुआ ताकि हर कोई पूरा एलिफेंट देख सके। अब ये तो हो गई बदलाव की बातें, लेकिन वो भी चीजें सुनिए जो नहीं बदली। आज भी रेटिंग एजेंसीज उसी मॉडल पर चलती है जैसा पहले चलती थी। 2008 में अमेरिकन एजेंसीज ने सब प्राइम मॉर्गेजेस को AAA रेटिंग दिया और फिर 2018 में इंडियन एजेंसीज ने आइलैंड एफएस को AAA रेटिंग दिया। सेम मॉडल, सेम फेल्यूर, अलग कॉन्टिनेंट। तो जाते जाते वही कहूंगा कि हर्षद मेहता को तो एक OTT शो जरूर मिला, लेकिन आइलैंड एफएस को, जबकि इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड था, कोई शो नहीं, कोई वायरल मोमेंट नहीं, क्योंकि इसमें एक हीरो नहीं था, एक विलन नहीं था और एक ड्रामेटिक स्टॉक रन भी नहीं। देखिए, जिन फ्रॉड्स को हम भूल जाते हैं उनसे हम कुछ नहीं सीखते हैं, और इसलिए इस वीडियो को आज हम लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही चेंज स्टार्ट होता है। और हाँ, जाते जाते सही को भी जरूर चेकआउट कीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए